नमस्कार साथियों, आप सभी को जुम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष लॉर्ड कैनिंग से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के लिए से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय थे और हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त या अंतिम वायसराय है और कंपनी सरकार यानी कंपनी सरकार बोल रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निर्मित या प्रथम वायसराय है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वायसराय बन जाते हैं। तो बाकी बातें जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इनका सर्विस पीरियड है 1856 टू आपका 1862। इससे पहले आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन थे आपका, तो लॉर्ड डालहौजी। लॉर्ड डालहौजी जो कि इनका पीरियड था 1848 टू 1856। ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉर्ड डालहौजी से संबंधित में एक सेशन कर चुका हूं, मैं चाहूंगा आप उसे जाकर देख लीजिए। इसके पश्चात आप लॉर्ड कैनिंग को देखेंगे तो पूरी टॉपिक्स के ऊपर में आपकी अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है आपका या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम वायसराय है। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय है। देखिए, एग्जाम के नजर से ये दोनों लाइन आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि परीक्षा में कभी पूछ देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम वायसराय का नाम क्या है, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय का नाम क्या है, तो आपका क्या होंगे, लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार, यहाँ पर दो नाम इसलिए आ रहे हैं कि देखिए, पहला भारत पर शासन कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है भारत में, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है, जो कि एक मासाला कंपनी था। इसे भारत आने का दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि यह शासन करना और दूसरा उद्देश्य था इनका, है ना। अच्छा, ये पहला उद्देश्य मैं नहीं लेता हूं, शासन करना इनका दूसरा उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था इनका व्यापार करना। ठीक है, और धीरे धीरे इनके पास इतना पूंजी हो जाता है कि यहाँ कंपनी सरकार कहलाने लगती है और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगती है। ठीक है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 ईस्वी का जब विद्रोह होता है, इस विद्रोह के पश्चात हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है और ब्रिटिश सरकार क्या करती है, शासन को संभालने लगती है। हालांकि दोनों एक ही थाली के चिट्ठा मुट्ठा थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके समय में एक और इंपॉर्टेंट कार्य होता है। सन है आपका 1856, यानी जब वे वायसराय बनते हैं तो वायसराय बनने के साथ साथ 1856 ईस्वी में एक कानून लेकर आते हैं, जिस कानून को हम कहते हैं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिस कानून के तहत भारत के जो बड़े बड़े सिटी थे, जो कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ठीक है, इन तीन जो सिटी है, इन तीन सिटियों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, हाई कोर्ट बनाती है, हाई कोर्ट। ठीक है, और यहीं तक नहीं, हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट बनाने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है आपका 1856 ईस्वी में ही विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाते हैं।
विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया होता है। ठीक है, विधवा पुनः विवाह यानी विधवा को पूर्ण रूप से शादी करने का सहमति प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, इसके समय में एक और इम्पोर्टेंट कार्य होता है जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी, देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में हम देखते हैं आपका तार का कार्य होता है, इसके बाद हम देखते हैं रेलवे का कार्य होता है, इसके बाद विधवा पुनः विवाह के ऊपर में थोड़ी बहुत पाबंदी भी लगती है। लॉर्ड डलहौजी के समय नर बलि के ऊपर भी रोक लगाया जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ऐसा नहीं कि भारत को अत्याधुनिक रूप प्रदान करना चाहते थे, बल्कि लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का जो पकड़ है भारत के ऊपर में उसे और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो यही कारण है कि लॉर्ड डलहौजी एक कानून लेकर आए थे जिस कानून को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यदि हम इसे हिंदी में जानना चाहें तो इसका कहेंगे वैपंगत सिद्धांत। इसे और सिंपल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे तो इसे हम कहेंगे विलय नीति। विलय नीति, देखिए, विलय नीति जो है ये एक ऐसा नीति था जिस नीति के तहत भारत की जो राजा जो थे उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन तीनों जो मापदंड था इनका, इन तीनों मापदंडों के ऊपर में या तीनों परिस्थितियों के ऊपर में कड़ा प्रहार किया गया था। ठीक है, वैपंगत सिद्धांत के जरिए। इसे जानने के लिए थोड़ा और यदि हम डिटेल जाने तो देखिए, उस समय में भारत में 3 टाइप के स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, पहला स्टेट यह था आपका डिपेंडेंट ऑफ स्टेट, डिपेंडेंट ऑफ स्टेट। दूसरा था आपका अनडिपेंडेंट ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। तीसरा था प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट। देखिए, डिपेंडेंट मतलब कहने का मतलब क्या है? डिपेंडेंट मतलब उसके ऊपर आश्रित है, अनडिपेंडेंट कि हम आपके ऊपर आश्रित नहीं है। अब प्रोटेक्टेड मतलब कहने का ब्रिटिशों का संरक्षण प्राप्त होना। ठीक है, तो हम देखते हैं डिपेंडेंट ऑफ स्टेट जो है इसका नीति यह था कि खुद का बेटा नहीं होने पर आप किसी दूसरे को बेटे को आप गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी किसी का बेटा को, किसी का बेटा को गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि जो राजा जो थे उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कंडीशन से बर्बाद करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार एक नियम लाई थी उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें यह था डिपेंडेंट ऑफ स्टेट के तहत यदि किसी राजा का अपना बेटा नहीं है मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है वो राज सिंहासन खाली होगा, क्योंकि राजा के पश्चात कौन राजा बनता था? राजकुमार ही राजा बनते थे। यदि किसी का बेटा नहीं है तो वो किसी का बेटा को गोद ले तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे राजकुमार नहीं मानती थी और उसे राजा के लिए उम्मीदवार भी नहीं मानती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं इस समय में क्या होता है, जो किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है तो उसका राज सिंहासन खाली पड़ जाता है और उस सिंहासन पर किसका अधिकार हो जाता है आपका? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, अनडिपेंडेंट ऑफ स्टेट का तात्पर्य यह था कि आप बच्चा को तो गोद ले सकते हैं, ठीक है, कानूनी दावपेच के जरिए बच्चा को गोद लीजिए, लेकिन आपका बच्चा को राजा के उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, पर राजा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट ये था कि प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट का तात्पर्य यह था कि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उन लोगों को अपना संरक्षण दे रखी थी जो लोग जो है आपका ब्रिटिश का चापलूसी क्या करते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, राजा बनाकर किसी प्रांत पर छोड़ देती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि भले ही राजा आप बनिए,
भला ही कोई इंडियन राजा बनता था उस इलाके का, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम के ऊपर कंट्रोल जो था किसका होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था। ठीक है, तो इसे हम बोलते थे प्रोटेक्टेड ऑफ स्टेट, यानी ब्रिटिश सरकार का संरक्षण उससे प्राप्त था। ठीक है, और ये जो राजा होते थे ये कभी भी आपका ब्रिटिशों का अगेंस्ट में नहीं जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कभी नहीं जाते थे। ठीक है, जाहिर सी बात है इनके कृपा दृष्टि से ही राजा बने हैं, तो ये ब्रिटिशों का विरोध में तो कभी आवाज उठाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये कौन लाया था आपका, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इस नीति को कौन समाप्त करता है, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ एक और प्रश्न मैं बता देना चाहूंगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कोई प्रांत है जो कि पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल क्या होता है, तो वह था आपका प्रांत क्या था, संतारा। संतारा जो कि सन था आपका 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति के तहत संतारा प्रांत को आपका ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन इतना जो ब्लैक कानून कह सकते हैं इसे हम, इस कानून को लॉर्ड कैनिंग जो है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक सीमित रहना चाहूंगा, और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब तो आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।